सो कंटिन्यू करते हैं हमारी टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। राइट, अकाउंटिंग के अंदर बेसिक टर्म्स कौन से हैं, छोटे छोटे वर्ड्स और उनके मीनिंग हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ। पहला टर्म उसका नाम है ट्रांजैक्शन। सो बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में कोई लेन देन हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। इन्होंने इनको गुड्स बेचा और पैसे लिए, राइट? तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हुआ। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी हम कोई सामान लेते हैं, पैसे देते हैं। कब कब हम लोग कोई सर्विस एंजॉय करते हैं और पैसे देते हैं, राइट? जैसे कि हम लोग मूवी थिएटर में गए तो वहाँ पर हमने पैसे दिए उनको और सामने उन्होंने हमें क्या दी? सर्विस दी है, राइट? तो वहाँ पे हमें कोई सामान नहीं मिलता। तो कोई कोई केसेस में जब हम लोग कोई कमोडिटी परचेस करते हैं तो उसे कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कोई हम सर्विस एंजॉय करते तो उसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ सर्विस बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट? सो ये दो लोगों के बीच में या दो पार्टीज़ के बीच में हो सकती है, राइट? जैसे कि मैंने कहा गुड्स तो दो जन के बीच में होगा, बट सर्विसेज के केस में दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। बिकॉज थिएटर में जैसे आपने देखा, राइट, तो थिएटर है और बहुत सारे लोग मूवी देख रहे हैं, राइट? तो एक ही पर्टिकुलर जो है थिएटर वो बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम सर्विस दे रहे हैं, राइट? तो इसीलिए कहा टू और मोर पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी, राइट? ये किसके लिए दिया जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज किसके लिए किया जा रहा है? पैसे के लिए। और मनीस वर्थ यानी कि उसका इक्विवेलेंट वैल्यू का कुछ, राइट, इज नोन एज ट्रांजैक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स और पार्टीज, किसके लिए? फॉर मनी और मनीस वर्थ। ओके, अब ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं हम लोग, राइट? तो पहले देखेंगे हम लोग मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या? नाम में ही यहाँ पे आ जाता है मनी, राइट? तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन है जहाँ पर पैसा आ रहा है, मतलब आपने कोई सामान खरीदा और आपने पैसे दिए, राइट, सामने कैश आया है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड एज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जहाँ पर पैसा आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन कहेंगे, राइट? और बिजनेस में, अकाउंट्स में हम जब बुक कीपिंग करते हैं तो हम ऐसे ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनिटरी हो। सो ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? देन अब इन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स में भी दो टाइप के होते हैं, राइट? सो टाइप्स ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स आर कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पैसे के लिए, राइट, वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कैश ट्रांजेक्शन, एक होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि मैं किसी को कोई गुड्स बेच रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक मोबाइल फ़ोन बेच रहा हूँ और उसकी कीमत 10,000 है, तो ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मनी वैल्यू आया है 10,000 रुपीज़, राइट? बट अब दो चीज़ें हो सकती है। मैं जब किसी को मोबाइल बेच रहा हूँ तो हो सकता है वो 10,000 रुपीज़ आपको पूरा का पूरा अभी दे रहा है, राइट? तो उसे हम लोग कहेंगे कैश ट्रांजेक्शन, राइट? कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट हो रहा है, तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कि मैं उसे 10,000 का मोबाइल सेल कर रहा हूँ बट वो पैसे आज नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो उधार पे हमने बेचा है उसे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो आइए कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ऐसे ट्रांजैक्शंस, राइट, आपके बिजनेस में जहाँ पर क्या हो रहा है? पैसे अभी ऑन द स्पॉट गुड्स एक्सचेंज करते समय दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, ठीक है? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड, राइट, डिपेंड करता है बायर या सेलर, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, बट पैसा अभी आप भर रहे हो या अभी आपको मिल रहा है इमीडिएटली, राइट, इज नोन एज कैश ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल मनीष परचेज गुड्स फॉर कैश। मनीष ने गुड्स परचेज किए, राइट, और सामने उसने कैश दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है उधार, राइट? कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, कीमत है 10,000 रुपये, बट ये पैसे आज नहीं भरे जा रहे, इन फ्यूचर भरे जाने वाले हैं, राइट? सो ऐसे ट्रांजैक्शन को जहाँ पर कैश अभी नहीं पे किया जा रहा है, वो बाद में पे किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। So a credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately, right? पैसा आज भरा या मिल रहा नहीं है, right?
ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तभी नहीं होगा, ये पैसा बाद में रिसीव किया जाएगा या पे किया जाएगा, बट इट इज़ पेड और रिसीव्ड ऑन लेटर डेट। लेटर डेट का मतलब होता है यहाँ पर बाद की कोई तारीख जो बायर और सेलर के बीच डिसाइड हुई होगी, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जो भी होगा, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू राज, हमने राज को गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे, उसे कहा है कि पैसे वो बाद में देगा। ओके, तो ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, गुड्स तो गया, मनी वैल्यू भी है 10,000, बट ये आज नहीं मिलने वाला, पैसा बाद में मिलने वाला है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, दोनों ही टाइप के ट्रांजेक्शन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के अंडर आएंगे। तो हमने पहले ट्रांजेक्शन टॉपिक से शुरू किया था, उसके अंदर हमने देखा मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, और मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर 2 टाइप थे, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग, दैट वाज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। सो नाम से यहाँ पे पता चल रहा है नॉन मॉनिटरी मतलब क्या, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें मनी नहीं आता, राइट, कोई मनी वैल्यू नहीं है ऐसे ट्रांजेक्शन में, उसे हम लोग कहेंगे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, राइट। तो इससे आपको याद आता होगा बार्टर सिस्टम, इसके बारे में आपने स्कूल टाइम्स में भी पढ़ा है, सामान के बदले सामान लिया दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, राइट, उसे हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे, बराबर है। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई मनी वैल्यू नहीं होता, सामान के बदले सामान लिया दिया जा रहा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन वहाँ पर भी लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है, लेकिन पैसे के लिए नहीं, राइट, तो इसीलिए उसको नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन कहा गया है। ओके, सो द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ, वहाँ पे पैसा नहीं आता, राइट, इज कॉल्ड एज नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ओके, एनी एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग, राइट, एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज किया जा रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजेक्शन, राइट। तो इसे हम लोग नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन या बार्टर ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन का ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं, फिर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारा एंट्री एंड नरेशन। बुक कीपिंग में हमने देखा कि हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, राइट। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है हमारा, हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि दर्ज करते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में हम जिसे लिखते हैं उसे कहते हैं एंट्री। उसे क्या कहते हैं, एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एंट्री। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से बुक में शो होता है, राइट। यहाँ पे आप जो ब्लू पार्ट देख रहे हो ये आपकी एक एंट्री है, यहाँ पर हम लोग डेट मेंशन कर रहे हैं, राइट, और यहाँ पे लिखा गया है फर्नीचर टू कैश। इसका मतलब ये है कि फर्नीचर खरीदा गया है और पैसे दिए गए हैं, और अमाउंट भी मेंशन किया है कि ये 12,000 रुपये का ये ट्रांजैक्शन था, राइट। तो ये जो हमने है ट्रांजैक्शन हुआ उसे रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है, राइट। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्री। तो एंट्री का मतलब क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक प्रॉपर फॉर्मेट में, राइट। देखिए यहाँ पे पहला डेट है, फिर पर्टिकुलर है, फिर अमाउंट है, तो एक प्रॉपर फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री। ओके, नेक्स्ट है नरेशन। सो नरेशन का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे एंट्री के नीचे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब मैं ऐसे देखता हूँ फर्नीचर और कैश, तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, बट नीचे जो दिया गया है वो मैं पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये जो एंट्री है वो किस चीज़ के बारे में है। सो बीइंग द अमाउंट पेड टूवर्ड्स फर्नीचर परचेज फ्रॉम एमर्स, जो भी कंपनी का नाम है, बिल का नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, राइट। तो ये जो ट्रांजैक्शन एंट्री हमने पास की है वो किस चीज़ के बारे में है, वो हमें ये पढ़ के पता चलता है। तो ये जो हमने पढ़ा, राइट, इसे कहते हैं नरेशन। इसे क्या कहते हैं, नरेशन। तो नरेशन मतलब क्या होता है कि जो एंट्री पास की गई है उसके बारे में एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ विच एंट्री इज पास्ड। ये एंट्री हमने जिसकी पास की है उसका एक शॉर्ट में छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लिखते हैं, उसे हम कहते हैं नरेशन। ओके, इट इज़ ऑलवेज गिवन इन ब्रैकेट। नरेशन को हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है और हमेशा उसकी शुरुआत की जाती है वर्ड बीइंग के साथ। ओके, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसका नरेशन हम एंट्री के बराबर नीचे लिखते हैं और हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, और नरेशन शुरू किससे करते हैं हम, बीइंग वर्ड के साथ। ओके, तो ये था हमारा टर्म एंट्री एंड नरेशन। ओके, नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 टर्म्स के बारे में यहाँ पे एक तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, गुड्स और एसेट, राइट। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं गुड्स और एसेट के बीच। तो गुड्स मतलब क्या होता है, बेसिकली हर वो चीज़ जिसका बिजनेसमैन व्यापार करता है, राइट। जिस चीज़ का बिजनेसमैन व्यापार कर रहा है वो चीज़ उसके लिए क्या हो जाएगी, गुड्स हो जाएंगी, राइट। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है तो ये चीज़ें आपके लिए गुड्स होंगी। अगर आपका ग्रोसरी शॉप है तो ये चीज़ें आपके लिए गुड्स होंगी। अगर आपका फैशनेबल गुड्स का शॉप है तो आपके लिए ये चीज़ें गुड्स होंगी। अगर आपका
गारमेंट्स का शॉप है तो ये कपड़े आपके लिए गुड्स होंगे। तो जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो, जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो, वो चीज़ आपके लिए क्या होती है, वो कमोडिटी आपके लिए क्या होती है, गुड्स होती है। ठीक है। सो मर्केंडाइज कमोडिटीज आर्टिकल और थिंग इन विच ट्रेडर ट्रेड, राइट। ट्रेडर मतलब बिजनेसमैन जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, राइट। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो वो बाइंग एंड सेलिंग जिस चीज़ों का करता है वो चीज़ उसके लिए क्या होती है, गुड्स होती है। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड, राइट। हम लोग बोलते हैं जैसे कि बीइंग ह्यूमन हो गए, तो हमारे पास सारे बीइंग ह्यूमन के प्रोडक्ट्स है, कैप हो गए, टी शर्ट्स हो गए, जीन्स हो गए, ऐसे सारे। तो वो सारा उसका मर्केंडाइज बोला जाएगा कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर नाम का है वैसे। ओके। सो जैसे WWE के कोई अगर फ़ैन रहेंगे तो उनको पता होगा कि WWE के भी क्या होते हैं, मर्केंडाइज होते हैं। उनके जो स्टार्स है, राइट, उनके टी शर्ट्स होंगे, बैंड्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें बेची जाती है, तो वो मर्केंडाइज कहा जाएगा, राइट। मर्केंडाइज कमोडिटी या कोई चीज़ें जिस चीज़ का ट्रेडर जो है वो ट्रेड करता है यानी कि बिजनेस करता है, वो चीज़ें उसके लिए क्या होती है, गुड्स होती है। और ये गुड्स उनके पास आते कहाँ से हैं, या तो वो कहीं पर से परचेस करते होंगे यानी कि सप्लायर से परचेस करते होंगे और लोगों को बेचते हैं, या तो वो खुद बनाते होंगे, राइट। सो दिस आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट, राइट। या तो ये गुड्स जो है वो उनके पास कहीं से उन्होंने परचेस किए होंगे कस्टमर्स को बेचने के लिए, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करते रहेंगे, राइट। खुद मैन्युफैक्चर करके बेचते होंगे। ओके। और ये क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ताकि वो बेचकर क्या करे, प्रॉफिट अर्न करें। ओके। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे कहा, गुड्स विल बी क्लोथ विल बी गुड्स फॉर क्लोथ मर्चेंट। अगर वो कपड़े का व्यापारी है तो उसके लिए जो कपड़ा है वो क्या रहेगा, गुड्स रहेगा। गोल्ड विल बी गुड्स फॉर गोल्ड स्मिथ, राइट। अगर वो सोनार है, राइट, तो उनके लिए गोल्ड जो है वो क्या होगा, उनका गुड्स होगा। मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में कहा था कि गुड्स और एसेट में फ़र्क होता है। देखिए एसेट मतलब क्या है, वो भी कोई चीज़ है, बट एसेट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ अपने बिजनेस में है बट आपने उसको बेचने के लिए नहीं रखी है, आपके इस्तेमाल के लिए रखी है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपने सबने तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सीरियल देखा ही होगा। तो उस सीरियल में आपको पता है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर उनका जो पूरा वो शॉप है, वहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें दिखती हैं, टीवी, फ्रिज, LCD ये सब लगा हुआ रहता है। उसके अलावा जेठालाल का एक अपना टेबल है, सर्कल वाला, राइट, राउंड टेबल है, जहाँ पर वो उसके पीछे खड़े रहते हैं। नट्टू काका का अपना एक टेबल और चेयर है, राइट, जहाँ पर वो कॉर्नर में बैठते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस शॉप में देखें तो वो जो टीवी, फ्रिज ये सब सारी चीज़ें वो बेचने के लिए रखी है, तो वो चीज़ उस शॉप के लिए, उस बिज़नेस के लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें बेचने के लिए रखी है। बट वो जो टेबल है जहाँ पर जेठालाल खड़ा रहता है, या जो नट्टू काका जहाँ पर बैठते हैं वो टेबल या चेयर है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बेचने के लिए नहीं रखी है। वो टेबल ये सब चीज़ें वो है क्या, एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए नहीं। तो जो चीज़ें हमारे बिजनेस में हमने इस्तेमाल के लिए रखी है, राइट, वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। और जो चीज़ें हमने बेचने के लिए रखी होंगी वो हमारे लिए क्या होंगे, गुड्स। ठीक है। तो ये आपको टर्म याद रखना है, गुड्स और एसेट के बीच का फ़र्क। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज़ कैपिटल। अब ये कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब होगा जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कि बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे शुरू करते समय या बिजनेस के दौरान, राइट, अपने पर्सनल पैसे वो बिजनेस में लेकर आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। सो बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन द बिजनेस, राइट, जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे हम कैपिटल कहेंगे। सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट। और अभी आपको आगे आएगा बिजनेस के, हम लोग अकाउंट्स के रूल्स पढ़ेंगे, तब हमारा एक रूल होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग लोग माने जाते हैं, अलग अलग आइडेंटिटी मानी जाती हैं। तो बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसे पुट कर रहा है, राइट, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। और ये कैपिटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा बिजनेसमैन ने पुट किया है बिजनेस में, राइट। सो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब ये टर्म जो है आपको एसेट्स, लायबिलिटी, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, तो ये लाइन आपको अभी फिलहाल नहीं समझेगा, इसे आप इससे साइड में रखेंगे। जब सारे टर्म्स आपके हो जाएंगे तब आपको ये पार्ट क्लियर होएगा कि ये लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है। सो कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा बिजनेस में बिजनेसमैन का है, जो उसने पुट किया है बिजनेस में, वो होता है कैपिटल। ठीक है। और यही जो लाइन है इसका ही मतलब यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला के टर्म्स में लिखा है कि एसेट्स जितने आपके लायबिलिटी से ज़्यादा है, राइट, वो अमाउंट का डिफरेंस जो होता है वो आपका कैपिटल होता है। ओके।
और ये कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिजनेसमैन और बिजनेस दो अलग अलग लोग माने जाते हैं, राइट। तो ओनर ने जो पैसा बिजनेस में डाला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक कर्जा है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेसमैन को, ओनर को वो पैसे लौटाने होंगे जब बिजनेस क्या होगा, वाइंड अप होता होगा, यानी बंद होता होगा, राइट। सो कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज द अमाउंट इज पेएबल टू द ओनर एट द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। जब बिजनेस बंद किया जाएगा तब ये पैसे क्या किए जाने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ओनर को लौटाने होंगे, क्योंकि उसने ये पैसा बिजनेस को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैपिटल का पूरा अपोजिट है, राइट। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और ये उसका बिजनेस है, तो उसके बिजनेस में से, यानी कि शॉप में से जो गल्ला है बिजनेस का, पैसा जहाँ पर रखे जाते हैं, वहाँ से अगर समझिए कुछ पैसे वो लेता है, अपने पर्सनल काम के लिए ले जाता है। बिजनेस में से वो पैसे लेकर गया, बट अगर बिजनेस में के काम के लिए खर्चे हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर वो पैसे ले रहा है और अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर रहा है, राइट, बच्चों की स्कूल फीस पे करने के लिए या घर का रेंट भरने के लिए, तो ये उसके पर्सनल काम है, राइट। तो उसके लिए अगर ये बिजनेस के पैसे यूज़ होते हैं तो इसे कहा जाता है ड्राइंग्स। उसे क्या कहा जाएगा, ड्राइंग्स। तो अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट। तो अगर उसका दुकान है और दुकान का सामान वो लेके जा रहा है पर्सनल काम के लिए, राइट, तो वो भी ड्राइंग्स माना जाएगा, ओके। सो द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट, या तो बिजनेस का कोई एसेट अपने पर्सनल काम के लिए लेके जा रहा है, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, वो बिजनेस में से निकालता है, राइट, कौन, ओनर, किसके लिए, फॉर पर्सनल यूज, तो इसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे, ओके। क्लियर हुआ। तो जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लाता है वो कैपिटल, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में से ले जाता है वो क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं, वो है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब डेटर्स और क्रेडिटर्स ये दो नए टर्म आपके लिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझेगा कि डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में अच्छे से, राइट। एग्जांपल अगेन सेम तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर आ जाते हैं। आपको पता है ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, राइट। इस दुकान में जो इनके ओनर है, राइट, जेठालाल, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनियों से सामान खरीदते होंगे, जैसे कि LG हो गया, सैमसंग हो गए, पैनासोनिक हो गए, राइट, वर्लपूल हो गए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स वो अपने दुकान में रखते हैं। बट ये जब कंपनियों से सामान लेते हैं तो आप सोचिए लाखों का सामान होगा, वो पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ थोड़ी करते होंगे उनको। वो कंपनियों को कहते होंगे जैसा जैसा सामान बिकेगा, सेल होगा और मुझे पेमेंट आएगा, मैं आपका पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करूंगा, राइट। मतलब क्या हो रहा है कि ये कंपनियां जो है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सामान उधार पर देती है, राइट। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोग हैं, ये जो कंपनियां हैं, ये सप्लायर्स जिसे हम कहते हैं, राइट, ये सप्लायर्स जो लोग हमें उधार पर सामान सप्लाई करते हैं, वो हमारे सप्लायर्स को क्या कहा जाएगा, क्रेडिटर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रेडिटर्स। इसके अंदर कोई पर्सन भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं जो हमें गुड्स सप्लाई करते हैं, या कंपनियों के नाम भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है, राइट। तो जो लोग हमें बिजनेस में गुड्स सप्लाई कर रहे हैं और हमें उनको पैसा लौटाना बाकी है, राइट। अभी ये सब कंपनियों ने हमें उधार पे गुड्स दिया है ना बेचने के लिए, हमें उनको पैसे लौटाने हैं, तो ये लोग हमारे लिए क्या माने जाएंगे, क्रेडिटर्स। क्या माने जाएंगे, क्रेडिटर्स माने जाएंगे। तो ये क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होती है, ये वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसे लौटाने हैं, ओके। और अब ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये अपना सामान जो है वो अपने आसपास के लोगों के एरिया में, राइट, कस्टमर्स को बेचते हैं। कोई आकर AC लेकर जाता है, कोई फ्रिज लेकर जाता है, हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट पेमेंट कर दे, राइट, तुरंत पेमेंट करते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उधार पे ले जाते होंगे, राइट। तो जो लोग मान लीजिए उधार पर लेके जा रहे हैं, वो पैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद लौटाने वाले हैं, तो वो लोग जो है, राइट, वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या होंगे, डेटर्स होंगे। क्या होंगे, डेटर्स। मतलब डेटर्स मतलब वो लोग जो हमसे उधार पे सामान लेकर गए हैं और हमें उनसे पैसे लेने हैं। हमें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ये वो लोग हैं जिन्हें हमें पैसे भरने हैं, और ये वो लोग हैं जिन्से हमें पैसे लेने हैं। तो जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो लोग हमारे लिए कौन होंगे, डेटर, और जिन्हें हमें पैसे भरने हैं वो लोग हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर। तो डेटर हमारे लिए एसेट होते हैं, एसेट मतलब उनसे हमें पैसा आने वाला है, राइट। और क्रेडिटर मतलब हमें उनको पैसा देना है, हमारे लिए ये कौन है, लायबिलिटी है, हम पर कर्जा है, हमें उनको पैसा लौटाना है, ओके, राइट। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको थोड़ा डेटर और क्रेडिटर के बारे में क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्ड्स में डेटर और क्रेडिटर का मतलब क्या है। तो पहला है डेटर।
डेटर मतलब मैंने आपको कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें वो बिजनेस को पैसा देंगे, हमें उनसे पैसे लेने हैं। तो अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस, राइट, ये वो लोग हैं जो बिजनेस को पैसा पे करेंगे फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स और सर्विसेज उनको क्रेडिट पर दिए थे, उन लोगों से हमें पैसे लेने हैं, तो वो लोग हमारे लिए कौन होंगे? डेटर्स होंगे, राइट। सो डेटर ओज मनी टू द बिजनेस, ओ मतलब वो हमें पैसे देना है, बाकी है उनका हमें, राइट। सो डेटर्स ओज मनी टू द बिजनेस। और नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब कौन होंगे? ये हमारे जनरली सप्लायर्स होते हैं जो हमें गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं और हमें उनको पैसे लौटाना बाकी है। सो पर्सन टू हुम बिजनेस हैज़ टू पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन लोगों को पैसे देने हैं, राइट, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। हमने उनसे गुड्स और सर्विसेज उधार पे लिए हैं और हमें उनको पैसा लौटाना है, तो वो लोग हमारे लिए क्या रहेंगे? क्रेडिटर्स रहेंगे। यहाँ पे बिजनेस पैसे ओ करता है, ओ मतलब देना बाकी है, राइट। बिजनेस ओ करता है मनी किनको? क्रेडिटर्स को। ओके, तो क्लियर हो गया आपको ये डेटर्स और क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टर्म पर आ जाते हैं, बैड डेट। सो बैड डेट का मतलब क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा डेटर, जब हम किसी कस्टमर को उधार पे सामान बेचते हैं, राइट, मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी ने कस्टमर को उधार पे सामान बेचा है और अगर समझिए कस्टमर, राइट, जो भी पर्टिकुलर टाइम डिसाइड हुआ था उस टाइम पे वो पैसे नहीं दे पा रहा और वो बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गया वो बंदा, और वो पैसे नहीं दे पाएगा, राइट। तो अगर वो पैसे जो हमें उनसे, उस कस्टमर से नहीं मिलने वाले, हमें पता चल गया है कि वो भाई उसका तो कोर्ट में केस हो गया है उसके ऊपर और उसके पास कुछ पैसे नहीं बचे हैं, तो ये जो पैसा है अभी हम लोग उस कस्टमर से नहीं ले पाएंगे, तो ये जो अमाउंट जो है वो हम उससे रिकवर नहीं कर पाने वाले, ये अमाउंट हमारे लिए क्या माना जाएगा? बैड डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने समझो 5,000 का गुड्स बेचा है और ये 5,000 ये नहीं दे पा रहा अभी, तो वो 5,000 रुपये हमारे लिए क्या माने जाएंगे? बैड डेट माने जाएंगे, और ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? लॉस, राइट। सो एन इरिकवरेबल अमाउंट, जो अमाउंट हम अभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, किससे? हमारे डेटर से, जिसको हमने पहले गुड्स बेचा था उधार पे, बट जब टाइम आया पेमेंट करने का तब वो पैसे नहीं लौटा पा रहा, तो उस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? बैड डेट कहेंगे। ओके, और ये जो बैड डेट हो रहा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बिजनेस के लिए लॉस होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, जो हमने गुड्स पढ़ाते समय मैंने आपको टर्म कहा था एसेट, उसके बारे में। तो एसेट का मतलब क्या है? हर वो चीज़ जो मेरे बिजनेस में मेरे है, बट वो मैंने बेचने के लिए नहीं रखी है, वो मैंने किसके लिए रखे हुए हैं? अपने इस्तेमाल के लिए, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे, राइट। सो एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज़ मॉनिटरी वैल्यू, उसका एक जो सामान है उसका मॉनिटरी वैल्यू है, उसके पैसे में कुछ कीमत है, राइट, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। बट ये हमने बेचने के लिए नहीं रखी है, ये हमें हमारे इस्तेमाल के लिए रखी होती है, इसके लिए उसको क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। ठीक है, अब ये राइट ओन्ड का मतलब क्या है? मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका अधिकार आपके पास है, राइट, तो वो आपके लिए एसेट होता है, राइट। और उनका भी कभी बार कोई हमारे जो अधिकार होते हैं उनका भी मॉनिटरी वैल्यू होता है, राइट। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि हमारे बिजनेस का जो ज़मीन है, हमारे बिजनेस में मान लीजिए कंप्यूटर है, फर्नीचर है, राइट, गुडविल, पेटेंट्स, ये इस गुडविल और पेटेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये सारे जो होते हैं हमारे एसेट्स होते हैं, और इन एसेट्स को पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो अभी हम लोग तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको ये गुडविल, पेटेंट्स और ये राइट्स क्या है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस को लंबे समय तक फ़ायदा देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एसेट्स। मतलब ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एसेट्स। सो एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द बिजनेस आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो हमारे बिजनेस को लंबे समय तक फ़ायदा देते हैं, राइट, एक बार खरीदो और उसका फ़ायदा आपको सालों साल तक होगा, तो ऐसे एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और ये फिक्स्ड एसेट्स जो है वो टेंजिबल भी होते हैं और इनटेंजिबल भी। अब ये टेंजिबल और इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। ऐसे एसेट्स जिनको हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, और उनका मनी वैल्यू तो है ही ऑब्वियसली, नो डाउट, राइट, हर एक एसेट का कुछ ना कुछ कीमत होगा,
उसकी एक मनी वैल्यू होगी। बट ये एसेट्स हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनका एक शेप है, स्ट्रक्चर है, साइज़ है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, टैंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि बिजनेस के जो बिल्डिंग है, बिजनेस का जो ज़मीन है, बिजनेस में जो मशीन्स हैं, बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर है, तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। एक बार मैं मशीन खरीदूंगा 5 लाख का, 10 लाख का, और ये सालों साल तक मेरे बिजनेस में चलता है, राइट। इसीलिए इसे फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। और ये हमें दिखते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, इनका एक स्ट्रक्चर है, इनका एक आकार है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टैंजिबल एसेट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स मतलब क्या, ये एक ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस के, जो हमारे लंबे समय तक हमारे साथ रहते हैं, राइट। इनका मनी वैल्यू भी होता है, बट ये हमें दिखते नहीं है, राइट। तो ये क्या है, कोई राइट्स है, जैसा हमने डिफाइन किया था एसेट्स के, इसमें कहा था राइट्स ओन्ड, कोई अधिकार आपके पास है, राइट। तो उन अधिकार को भी क्या कहा जाता है, एसेट कहा जाता है। जैसे कि कॉपीराइट। अब आपको पता होगा कि आपके जो टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल होते हैं, इनका कॉपीराइट्स होता है गवर्नमेंट के पास। आप अपने टेक्स्ट बुक का सेकेंड पेज बराबर इंडेक्स के पहले देखोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट का राइट नाम दिया होगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और वहाँ पे सी करके सर्कल किया होगा, राइट। तो सी करके सर्कल का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट, कि इस बुक के अंदर के कंटेंट्स कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई पब्लिकेशंस, जैसे कि कोई डाइजेस्ट बनाने वाली कंपनी है, गाइड बनाने वाली कंपनी है, तो जो दूसरे नोट्स आते हैं, राइट, तो अलग अलग पब्लिकेशन के, तो वो जो नोट्स या इस टेक्स्ट बुक से बनाए जाते हैं ना, तो वो लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पैसे पे करते हैं, क्योंकि उन्होंने, वो नोट्स वाले लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में से कंटेंट्स लिए, राइट। और गवर्नमेंट को उससे पैसे, उनसे पैसे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, ये राइट्स जो है वो उनका मनी वैल्यू है, क्योंकि हर पब्लिकेशन वाले क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे कि हम आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से कंटेंट्स लेकर अपने नोट्स बना रहे हैं और ये मार्केट में हम बेचने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को ये खाली, गवर्नमेंट उनको खाली राइट्स देगा कि ठीक है, परमिशन देगा कि आप हमारे कंटेंट्स यूज़ कर सकते हो, बट उसके बदले आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो उनका मनी वैल्यू है। बट ये जो राइट्स है वो दिखते हैं क्या, राइट। उनका कोई शेप, स्ट्रक्चर, आकार ऐसा होता है क्या, नहीं होता, राइट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इनटैंजिबल। ये दिखते नहीं, हम इन्हें देख सकते नहीं है, टच नहीं कर सकते, बट इनका मनी वैल्यू तो होता है, बराबर है। और ये सालों साल तक चलते जाएगा, जितने साल तक ये टेक्स्ट बुक रहेगा, हर साल उन्हें क्या करना है, पब्लिकेशन वाले गवर्नमेंट को पैसा देंगे। ओके। वैसे ही ट्रेडमार्क, अगर हमारे बिजनेस का कोई पर्टिकुलर साइन या सिंबल है, तो वो साइन या सिंबल कोई और यूज़ नहीं कर सकता, वो हमने रजिस्टर किया हुआ है। अगर किसी और को यूज़ करना है तो वो हमसे परमिशन ले और हमें पैसे दे, राइट। वैसे ही होता है पेटेंट्स। पेटेंट जनरली होता है साइंटिस्ट लोगों का, जो अगर कोई नया इन्वेंशन करते हैं तो वो अपना इन्वेंशन साइंटिस्ट अपने नाम पर रजिस्टर कर लेते हैं। और किसी कंपनी को अगर उस साइंटिस्ट का फॉर्मूला अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है तो उस साइंटिस्ट से उन्हें परमिशन लेना होगा, और उस परमिशन के लिए साइंटिस्ट से वो क्या करेंगे, साइंटिस्ट को वो पैसे देते हैं। तो साइंटिस्ट के लिए वो पेटेंट जो है वो एसेट है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को उसके लिए क्या मिलते हैं, कंपनी से पैसे मिलते हैं। ओके। बट ये सारे जो है वो बेसिकली अधिकार है, राइट्स है, जो आप अपने नाम पर रजिस्टर करके रखते हो और सामने वाले को जिसको यूज़ करना है उससे पैसे लेते हो। तो यहाँ पे इसका मनी वैल्यू होता है, लेकिन इसका कोई शेप, स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए इसे इनटैंजिबल एसेट कहा जाता है। ओके। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स मतलब क्या होगा, ऐसे बिजनेस एसेट्स जो हमारे बिजनेस में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके जो है 1 साल के अंदर इनके वैल्यूज चेंज होते रहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। सो एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर, राइट। अपने जो पूरा साल है, साल भर में हम लोग उन्हें अपने पास रखते हैं, और वो कई बार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं, उनके फिगर्स चेंज होते रहते हैं, राइट। तो उसे हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली आर कॉल्ड एज करंट एसेट्स। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है और जिनको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं 1 साल के अंदर कई बार, तो वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। जैसे कि हमारा कैश इन हैंड, हमारा बैंक बैलेंस। ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे पूरे साल में सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती है। हमारे पास कैश इन हैंड मतलब हमारे गले में कितना पैसा है। आज अगर मेरे पास 10,000 रुपये है तो पूरे दिन में कई बार चेंज होगा। किसी कस्टमर से कुछ पैसे आए तो हो सकता है वो पैसे बढ़ जाए, हमने कोई सप्लायर को पेमेंट किया तो हो सकता है वो पैसे कम हो जाए, राइट। हमारा बैंक बैलेंस होगा, वो भी बिजनेस का ऐसे ही चेंज होता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, राइट। कई सप्लायर को चेक दिया है तो वो चेक पास हो जाएगा तो बैंक से पैसे कम हो जाएंगे। किसी कस्टमर का पास चेक पास हो गया, पैसे हमारे बैंक अकाउंट में आ गए हैं, तो ये पैसे, ये वैल्यू जो है वो साल भर के अंदर कई बार चेंज होता रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है, राइट, बार बार एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, तो इसीलिए इन्हें करंट एसेट्स कहा जाता है। हमारे बिजनेस का जो स्टॉक है,
राइट। जो हम लोग सामान जो हमारा नहीं बिका है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक। तो ये स्टॉक भी क्या है, सेल होते जाएगा। आज अगर मेरे पास 15,000 का स्टॉक है तो हो सकता है कल 10,000 का हो जाए, हो सकता है कल 5,000 का हो जाए, बिकॉज इसमें से जो भी सेल हो जाएगा उतना स्टॉक मेरा कम हो जाएगा। फिर हम लोग सप्लायर से नया स्टॉक मंगाएंगे तो हो सकता है स्टॉक बढ़ भी जाए। तो ये स्टॉक का वैल्यू भी क्या होता है, साल में चेंज होते रहता है। उसी तरह डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, तो हमारे लिए वो एसेट होते हैं, क्योंकि हमें उन लोगों से पैसे लेने हैं, वो हमारा पैसा है, राइट। तो डेटर से जो हमें पैसे लेने हैं ये भी पूरे साल में चेंज होते रहते हैं। आज मैंने अगर 10 कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचा है, मुझे उनसे पैसे लेने हैं, कल मैं और 2 लोगों को उधार पे सामान बेच रहा हूँ, 3-4 दिन बाद हो सकता है कोई डेटर ने पेमेंट कर दिया तो डेटर का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। तो ये डेटर का वैल्यू भी क्या होता है, पूरे साल भर में बार बार चेंज होते रहते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है इमेजिनरी एसेट्स। ये हम हमारे बिजनेस में एसेट्स बोलकर शो करते हैं बट इनका कोई मनी वैल्यू नहीं होता, राइट। तो हमारे बिजनेस में इन्हें हम लोग एसेट साइड में, आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में हम उन्हें एसेट साइड में शो करेंगे बट इनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता। हमारे बिजनेस में वो एसेट साइड में दिखते होंगे बट हम इसे पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो दिस आर इमेजिनरी एसेट्स बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, इसकी पैसे में कोई कीमत नहीं है। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मान लीजिए आपने कोई जगह भाड़े पर ली है और आपने 5 साल का भाड़ा एक साथ दे दिया, तो ये जो आपने एडवांस में भाड़ा भरा है वो आपके एसेट में दिखता होगा बट इसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर्स हैं इन्हें हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो इन एडवांस आपने पे करके रखा है, इसीलिए आप बैलेंस शीट में एसेट में शो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर का पैसा है जो आपने पहले से भर दिया है, तो वो आपके लिए एसेट है, बराबर है। वो हम बैलेंस शीट में एसेट में शो कर रहे हैं बट मैं ये नहीं कर सकता हूँ ना उसको कैश में कन्वर्ट कर दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे भर चुका हूँ, तो ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे के टर्म्स हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।